अभी हमने बात की थी कि हर टाइप का जो तूफान है या जो चक्रवात है वो मतलब खतरनाक या विनाशकारी नहीं होता है ना। तो दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। नंबर 1 है टेम्परेट साइक्लोन या हम इसे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, और नंबर 2 हम देख पा रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन या हम जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन जो है वो टेम्परेट जोन में, या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, चूँकि टेम्परेट जोन है वो पछुआ हवाओं का एरिया या क्षेत्र होता है, तो टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पछुआ हवाओं के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात, चूँकि ट्रॉपिकल जोन में व्यापारिक हवाओं का प्रभाव होता है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं या उनके प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। तो ये दो प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन की या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की, कि ये चक्रवात कहाँ पर आते हैं, इनकी दिशा क्या होती है ना, इसमें हवाओं की गति क्या होती है, इनका आकार क्या होता है, या मौसम पर पर्टिकुलर स्थान पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं टेम्परेट साइक्लोन के विषय में, या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, कहाँ बनते हैं। जैसा कि हम पहले ही चर्चा किए हैं कि टेम्परेट जोन में ही टेम्परेट साइक्लोन उत्पन्न होंगे, या मैं ये कहूँ कि जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो भी साइक्लोन उत्पन्न होंगे उन्हें हम टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। इसमें इन चक्रवातों की विशेषता सबसे बड़ी ये होती है कि ये वाताग्र जनन की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। अभी हमने देखा वाताग्र के बारे में, तो इनकी उत्पत्ति ही वाताग्र के आधार पर होती है। अब वाताग्र के आधार पर कैसे होगी? उत्तर की तरफ से, मतलब ध्रुवों की तरफ से हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी ठंडी ध्रुवीय हवाएं आती हैं, और दक्षिण की तरफ से आपकी दक्षिण पश्चिमी पछुआ हवाएं उत्तर की तरफ जाती हैं। तो इनमें क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है ना, ये कन्वर्ज करती हैं, आमने सामने भिड़ती हैं आकर, मतलब दो विपरीत स्वभाव वाली हो गई, पछुआ गर्म हवाएं हो गई और ध्रुवीय हवाएं जो हैं वो ठंडी हो गई। तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करती हैं, या हम ये कहें कि एक दूसरे के क्षेत्र पर घुसने की कोशिश करती हैं, है ना। तो जिससे वाताग्र की उत्पत्ति होती है, और इसी वाताग्र के आधार पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं वो बनते हैं। अब यहाँ पर हम पहले ये देख लेते हैं कि ये चक्रवात जो हैं वो लगभग आपके शीतोष्णकटिबंध कह रहे हैं, तो पछुआ हवाओं का ये क्षेत्र होता है, लगभग 35 से 40 डिग्री अक्षांश से लेकर 60-65 डिग्री अक्षांश के बीच में ही ये जो चक्रवात हैं ये उत्पन्न होते हैं आपके लगभग पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र की तरफ। ये चक्रवात बहुत मतलब विनाशकारी नहीं होते। विनाशकारी क्यों नहीं होते, इसको हम समझ लेते हैं। हम देखते हैं इसमें भी केंद्र में लो प्रेशर होगा, बाहर की तरफ हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं इनमें भी चलेंगी, और इनकी आकृति, मतलब ये शेप कैसा होता है इन चक्रवातों का, वी शेप होता है, वी की आकृति की ये हवाएं जो हैं वो होती हैं। इनमें दाबांतर जो है वो लगभग 20 से 30 मिलीबार का जो है दाबांतर होता है। दाबांतर मतलब दाब में अंतर। जो चक्रवात के चारों तरफ समदाब रेखाएं बनती हैं वहाँ पर लगभग 20 से 30 मिलीबार का अंतर हो रहा है। मतलब सेंटर में यदि हम कहें कि लगभग 950 मिलीबार है वायु दाब जो है, वो हम जैसे जैसे बाहर की तरफ बढ़ते जाएंगे केंद्र से बाहर की तरफ, तो वो हमको लगभग 990 या 1000 मिलीबार के आसपास ही वहाँ पर हमको वायु दाब की मात्रा मिलेगी। मतलब पूरे चक्रवात का जो एरिया है वहाँ पर 40 से 50 मिलीबार का ही दाबांतर होता है।
तो अभी तो हमने चर्चा की थी कि जहाँ पर दाब में बहुत ज़्यादा अंतर होता है वहाँ पर हवाओं की गति, मतलब हवाओं की गति ही निर्धारित करती है दाब प्रवणता, दाब में जो अंतर है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दाब में अंतर नहीं होता, इसलिए इन चक्रवातों में हवाओं की गति जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। और जब इन हवाओं में बहुत ज़्यादा गति नहीं होगी तो ये बहुत विनाशकारी नहीं होंगे। मतलब हम देख सकते हैं कि हमारी मानसूनी हवाएं ही लगभग इस गति से चलती हैं, लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इन चक्रवातों में हमको हवाओं की रफ्तार या गति मिलती है। तो चूँकि हवाओं में बहुत ज़्यादा गति से ये नहीं चलती, इसलिए बहुत विनाशकारी नहीं होती, बल्कि ये क्या होती हैं, पूरे भूमध्य रेखीय क्षेत्र से इन चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण वर्षा होती है। और ये चक्रवात चूँकि पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करते हैं, तो हम देखेंगे अक्सर कि हम देखते हैं कि हमारे भारत में भी जो शीतकाल में, ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है, कुछ वर्षा जो है वो चक्रवाती वर्षा होती है, और वो ये इन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के माध्यम से ही होती है, जो भूमध्य रेखा से आगे की तरफ बढ़कर हमारे भारत तक पहुंचते हैं, जेट स्ट्रीम के सहारे भारत तक पहुंच जाते हैं और हमारे भारत में वर्षा करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन चक्रवातों में इनकी विशेषता एक और होती कि तापीय प्रतिलोमन या तापीय विलोमता की दशा मिलती है। तापीय विलोमता हम और चर्चा कर चुके हैं। हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो तापमान जो है वो कम होता जाता है, जिसे हम नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट या सामान्य ताप ह्रास दर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब स्थिति जो है वो ठीक इसके विपरीत होती है, मतलब ऊंचाई की तरफ जाने पर तापमान जो है वो घटने की बजाय बढ़ने लगता है, तो हम इसे तापीय प्रतिलोमन की दशा कहते हैं। ये तापीय प्रतिलोमन जो है वो चक्रवातों की स्थिति में ही मतलब शीतोष्ण चक्रवातों की स्थिति में भी उत्पन्न होते हैं, जबकि वाताग्रोह के माध्यम से जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आती है, नीचे उतरती है और पुश करती है गर्म हवाओं को ऊपर की तरफ उठने के लिए। तो नीचे गर्म हवाओं की उपस्थिति से कैसा टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया, ठंडा टेम्परेचर हो गया। और लेकिन ठीक इसके ऊपर जब ये पुश कर रही हैं गर्म हवाओं को कि भाई आप उठिए, हम आपकी जगह लेंगे, तो नीचे गर्म हवाओं के स्थान पर ठंडी हवाओं ने ले ली और ऊपर की तरफ जो है वो इससे गर्म हवाओं की उपस्थिति के कारण टेम्परेचर या तापमान जो है वो नीचे की अपेक्षा अधिक हो जाता है। तो ये तापीय प्रतिलोमन की दशा जो है वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो चक्रवात हैं इनकी ऊंचाई है ना, इनका जो व्यास होता है वो लगभग 1600 से 3200 किलोमीटर, थोड़े बहुत क्षेत्र में नहीं, 1600 से 3200 किलोमीटर का व्यास होता है इनका। और इनकी ऊंचाई जो है वो लगभग 6 से 8 किलोमीटर के बीच में लगभग होती है। अब हम देखते हैं जो एरिया, जितने बड़े एरिया में ये फैला होता है, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला होता है। इनकी एक और विशेषता ये है कि इसमें मौसम की दशाएं जो है वो निश्चित होती हैं। मतलब हम ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि पहले पक्षाभ मेघ आएंगे, फिर पक्षाभ स्तरी आएंगे, फिर कपासी वर्षी मेघ आएंगे। तो हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि ये चक्रवात जो हैं वो वाताग्रोह के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। तो हमको पता होता है कि पहले वार्म फ्रंट आएगा, फिर जो उष्ण क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है, उनकी स्थिति आएगी, फिर कोल्ड फ्रंट आएगा, शीत वाताग्र आएंगे, तो उसमें मौसम कैसा होगा, कैसे बादल बनेंगे। तो इस प्रकार से हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में। अब हम देखते हैं ऐसे तो शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो वाताग्र उत्पत्ति सिद्धांत है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये वाताग्र उत्पत्ति सिद्धांत जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, वो वी बर्गनीज और जे बर्गनीज के द्वारा दिया गया है।
वो क्या बताते हैं, या इस सिद्धांत के आधार पर इन चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, हम ये देखते हैं। हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, और इसमें हमने बात की शीतोष्ण कटिबंध की, लगभग 35 से 40 डिग्री से लेकर 60-65 डिग्री के मध्य में। हम फिर से देखते हैं कि नीचे की तरफ से मतलब ये जो दिशा है आपकी दक्षिण पश्चिमी पछुआ हवाएं जा रही हैं, किधर अटैक करने की कोशिश करती हैं, ध्रुवीय उत्तर पूर्वी या ध्रुवीय पूर्व हवाओं के क्षेत्र में। तो नीचे से पछुआ गर्म हवाएं और उत्तर से ध्रुवीय पूर्व हवाएं आकर आमने सामने बिल्कुल खड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल सेना की तरह, एक फ्रंट का, जिसको हम क्या बोल रहे थे, स्टेशनरी फ्रंट, है ना। तो सबसे पहले स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है, जबकि दोनों ही हवाएं, दो विपरीत गुणों वाली हवाएं, नीचे से गर्म और ऊपर से ठंडी हवा आकर बिल्कुल आमने सामने आ गई। तो सबसे पहले स्टेशनरी फ्रंट बना। फिर क्या होता है, जब ये गर्म हवा, हमको मालूम है हवा जो है, जो गर्म होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, ठंडी हवा की प्रवृत्ति होती है कि वो नीचे की तरफ बैठती है भारी होने के कारण। तो यहाँ से क्या होगा, ये गर्म पछुआ हवाएं लगातार ऊपर उठने की कोशिश करती हैं, लगातार ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पूरे पश्चिमी एरिया में कोल्ड फ्रंट बनेगा और पूर्वी क्षेत्र में वार्म फ्रंट का निर्माण होता है। ये चीज़ें हमको फिर से रियलाइज़ करनी है जो हम पहले देखे थे, है ना, क्योंकि ध्रुवीय पूर्व हवाएं चूँकि पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रही हैं, पश्चिम की तरफ इनकी उतरने की दिशा होती है, इसलिए ये यहाँ पर ज़्यादा आक्रामक होंगी। और पछुआ गर्म हवाएं चूँकि पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं, उनकी दिशा पहुँचने की, उनकी मंजिल कहाँ पर है, पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ। तो वो ज़्यादा आक्रामक कहाँ पर होंगी, उत्तर पूर्व के पास, या हम ये कहें उत्तर पूर्व के क्षेत्र में। तो दूसरी दशा में क्या होगा, पहले तो स्टेशनरी फ्रंट बना और उसके बाद हम दूसरी दशा में देख रहे हैं कि भाई लगातार ये गर्म पछुआ हवाएं जो हैं वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रही हैं ज़्यादा आक्रामक होकर, और ठंडी हवाएं जो हैं वो नीचे बैठने की कोशिश कर रही हैं। तो ये जो आकृति है चक्रवात की वो हल्की कर्व हो जाती है, मुड़ जाती है ना। अब ये प्रक्रिया जो है वो और आगे बढ़ती है, मतलब लगातार जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठ रही हैं और उतनी ही शक्ति के साथ ये ठंडी हवाएं उन्हें पुश कर रही हैं। तो यहाँ पर एक शेप बन जाता है वी आकार का, मतलब जो गर्म क्षेत्र होता है ये आपका हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ये आपका वार्म फ्रंट है, बीच वाला उष्ण वृत्तांश का है, और फिर हमारा कोल्ड फ्रंट आ रहा है, उसके बाद फिर शीत वृत्तांश है, शीत क्षेत्र जो है ना। तो जो ठंडी हवाएं लगातार नीचे की तरफ बैठ रही हैं और गर्म हवाओं के क्षेत्र को वो क्या कर रही है, लगातार कम करती जा रही है। तो लगातार कम करने से अब ये उठ रही हैं, तो ये जो शेप है ये वी, अंग्रेजी के वी आकार की हो गई, क्योंकि उष्ण वृत्तांश जो है वो लगातार वो क्षेत्र जो है वो कम होता जा रहा है ना। तो ये तीसरी अवस्था हो जाती है आपके शीतोष्ण चक्रवात की, है ना। हम इसे मैच्योर स्टेज के नाम से भी जानते हैं। फिर चौथी अवस्था में हम देखते हैं कि लगातार अब ये उष्ण वृत्तांश का जो क्षेत्र है ये वृत्तांश और लगातार एकदम सकरा हो गया। सकरा क्यों हो गया? क्योंकि ये ठंडी हवाएं लगातार इसे पुश कर रही हैं और अब ये स्थिति आ रही है कि ये गर्म हवाओं को यहाँ से पूरी तरह से ढकेलने की कोशिश कर रही हैं और उसकी जगह ले रही हैं। पछुआ हवाओं को बोल रही हैं भाई आप ऊपर जाइए, संवहन का काम कीजिए और संघनन कीजिए, ऊपर जाकर बादल बनाइए, वर्षा कीजिए, और ये ठंडी हवाएं इनके क्षेत्र में आ रही हैं। ये चौथी अवस्था हो गई। पांचवी अवस्था जब नेक्स्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि अब पूरी तरह से ये आपके अधिविष्ट वाताग्र की स्थिति आ जाती है, जबकि पछुआ हवाएं पूरी तरह से उतरकर पुश करके गर्म हवाओं को ऊपर की तरफ धकेल देती हैं और उनकी गर्म हवाओं की जगह ले लेती हैं, है ना। वहाँ से उनको उस धरातली सतह से पूरी तरह से ऊपर की तरफ उठा देती हैं। तो ये कौन सी स्थिति हो जाती है अब अधिविष्ट वाताग्र की, या हम ये कहें
कि ये लगभग इस शीतोष्ण चक्रवातों की समाप्ति की स्थिति हो जाती है या फ्रंटोलिसिस वाली स्थिति आ जाती है, जब चक्रवात जो हैं वो समाप्ति की ओर हो जाते हैं। और चूँकि फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, अगले ही अवस्था में अब पूरी तरह से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उड़ गई संवहन के माध्यम से, तो ऊपर की तरफ चले जाने से अब फिर से ठंडी हवाएं अपने स्थान पर फ्लो करने लगेंगी और गर्म हवाएं जो हैं वो अपनी जगह पर फ्लो करने लगेंगी। तो जो पहली वाली अवस्था है स्टेशनरी फ्रंट की या स्थायी वाताग्र की, वो अवस्था आ जाती है। अब इन चक्रवातों के पूरी अवस्था या विकास और समाप्ति तक की दशा में हम ये देखते हैं कि जो उष्ण वाताग्र वाली जब स्थिति आती है, मतलब सबसे पहले तो चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं, सूर्य के चारों ओर जो प्रभामंडल बन जाता है वो सूचना देते हैं कि चक्रवात आने वाला है। उसके बाद जैसे ही किसी क्षेत्र में उष्ण वाताग्र की स्थिति आ जाती है, तो वहाँ पर चूँकि गर्म हवाएं धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रही हैं संवहन के माध्यम से, तो लगातार धीरे ऊपर उठते रहने से उनमें ऊपर जाकर संघनन होता है और वर्षा होती है। तो जब उष्ण वाताग्र की स्थिति आती है तो वर्षा जो है वो बहुत देर तक और धीरे धीरे लगातार होती रहती है। अब इसमें वर्षा की मात्रा और गति इस आधार पर होती है कि वहाँ पर उस वृत्तांश में क्या बोलेंगे, आर्द्रता की मात्रा कितनी है। उस आर्द्रता के आधार पर ही उसमें लगातार संवहन की प्रक्रिया और फिर बारिश या वर्षा होती है। फिर जैसे ही फिर क्षेत्र आ जाता है कौन सा, उष्ण वृत्तांश वाला, तो आपका मौसम जो है वो एकदम आकाश मेघ रहित हो जाता है, बादलों से रहित हो जाता है, साफ हो जाता है। फिर जैसे ही शीत वाताग्र जो है वो आता है, उसकी स्थिति आती है किसी क्षेत्र में, तो आकाश जो है वो फिर से काले घने कपासी मेघों से छा जाते हैं वहाँ पर, है ना। और जब शीत वाताग्र आता है तो उस स्थिति में चूँकि ठंडी हवाएं जो हैं वो बहुत तेज़ी से गर्म हवाओं को पुश कर देती हैं, तेज़ी से संवहन की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर थोड़े ही समय में बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। हम कई बार देखते हैं ना, मौसम पूर्वानुमान में भी हमको ये बताया जाता है, जैसे बारिश का जो समय है, बहुत देर तक बारिश हो रही है, मतलब दिन भर एक झड़ी सी लगी हुई है, लेकिन बारिश की जो मात्रा है वो कम है, लगभग 40 mm 50 mm, है ना। लेकिन 1 घंटे ही बारिश हो रही है और उस 1 घंटे में ही पूरे दिन भर की बारिश से बहुत अधिक मात्रा वर्षा की हमको प्राप्त हो जाती है। तो ठीक यही स्थिति होती है कि जब उष्ण वाताग्र होता है, मतलब उष्ण वाताग्र की स्थिति आती है, तो इन वाताग्रों के सहारे धीरे धीरे मतलब लगातार बारिश होगी, बारिश की स्थिति लगातार होगी, लेकिन मात्रा जो है वो कम होगी और धीरे धीरे, बहुत तेज़ बारिश नहीं होती है। लेकिन शीत वाताग्र की जब स्थिति आती है तो चूँकि आकाश जो है, बादल जो हैं वो काले कपासी मेघों से छा जाते हैं, इसलिए थोड़े ही समय में बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। और उसके बाद फिर से जब शीत वृत्तांश वाला या शीत क्षेत्र जो आता है, तो आकाश जो है वो फिर से साफ़ हो जाते हैं, स्वच्छ आसमान जो है वो हमको दिखता है। तो ये पूरी जो स्थिति है शीतोष्ण चक्रवात की, फ्रंटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया इसमें होती है से लेकर फ्रंटोलिसिस तक, क्योंकि ये शीतोष्ण चक्रवात पूरी तरह से वाताग्र जनन की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। और मैं फिर से इसमें रिपीट करूंगी, चूँकि इसमें दाब का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए चक्रवात जो हैं वो बहुत तूफ़ानी मौसम नहीं लाते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा मतलब विनाशकारी तूफ़ान ये नहीं होते हैं, और बल्कि इनके कारण पूरे उस क्षेत्र में वर्षा की प्राप्ति होती है। और इन्हीं चक्रवातों के माध्यम से ही हमारे भारत में भी जो शीतकाल है, ठंड के मौसम है, उसमें वर्षा की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया आपका शीतोष्ण चक्रवात। अब इसके बाद हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय पर। आइए अब हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पहले हमने बात कर ली शीतोष्ण चक्रवातों के विषय पर, अब
उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है हमको। जो चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, मतलब लगभग 5 डिग्री से लेकर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम इन चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम से जानते हैं। ये चक्रवात जो हैं चूँकि व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं या व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से इनकी उत्पत्ति हो रही है या उनके प्रभाव क्षेत्र में है, इसलिए इन हवाओं के प्रभाव से, चूँकि हमको मालूम है ये हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ यात्रा करती हैं, इसलिए इन चक्रवातों का प्रभाव भी महासागरों के पश्चिमी भाग में या पश्चिमी हिस्से में जो है वो सर्वाधिक पड़ता है। हाँ, अब इसमें हम एक बात ये जान लेते हैं कि भाई महासागरों के पश्चिमी हिस्से में कह रहे हैं क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं वो हमेशा महासागरों में ही उत्पन्न होते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो स्थिति है वो महाद्वीप में भी और महासागरों दोनों में होती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ महासागरों में उत्पन्न होते हैं और जैसे ही वो स्थलीय भाग में आते हैं, किसी तट से टकराते हैं, तो वो समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनकी अवधि जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब महासागर भी ऐसे महासागर जिनका तापमान जो है वो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो, उन्हीं महासागरों में इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जैसे हमने देखा था कि शीतोष्ण चक्रवात जो हैं वो उनकी उत्पत्ति के लिए वाताग्र जो हैं वो जिम्मेदार थे, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं महासागरों में उत्पन्न हो रहे हैं और संघनन की जो गुप्त ऊष्मा है वही इस चक्रवात को ऊर्जा देती है। संघनन की गुप्त ऊष्मा से उनको ऊर्जा मिल रही है और लगातार संवहन की प्रक्रिया पर ये चक्रवात जो हैं वो आधारित होते हैं। जैसे कि कोई पानी है, पानी में ऊर्जा हो रही है, ऊर्जा उसे मिलेगी तभी तो वो वाष्प में बदलता है ना। वाष्प में बदलता है मतलब जब हम पानी को गर्म करेंगे और उसके गर्म होने से ही ऊर्जा जो है वो उससे विमुक्त होगी, रिलीज होगी और वो किस में चेंज हो रही है? वाष्प में। तो ठीक उसी प्रकार जब वही वाष्प, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, संवहन हो रहा है, संवहन के माध्यम से उसकी जो ऊष्मा जो है वो उसमें इकट्ठी है, तो वही वाष्प जब फिर से जल कण के रूप में परिवर्तित होगा या जल की बूंदों में परिवर्तित होगा या फिर मैं ये कहूँ कि ठोस हिमकणों में परिवर्तित होगा, तो फिर क्या हम देखेंगे कि जो उसकी गुप्त ऊष्मा थी, वो ऊष्मा जिसके माध्यम से वो जल से वाष्प के रूप में परिवर्तित हुआ था, अब वो ऊर्जा जो है वो उससे रिलीज हो जाएगी, विमुक्त हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या है, इन चक्रवातों को लगातार ऊर्जा की प्राप्ति होती है और संवहन के माध्यम से ये चक्रवात जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जहाँ पर जिन महासागरों का या महासागरीय भागों का टेम्परेचर या तापमान लगभग 27 डिग्री और उससे अधिक हो, वहीं पर ये चक्रवात उत्पन्न होंगे। अब हम देखते हैं इन चक्रवातों में जो अभी हमने बात की थी ना कि बहुत ज़्यादा हम जैसे ही तूफान, विक्षोभ या डिप्रेशन का नाम लेते हैं या अवदाब कह रहे हैं, तो ये तो नाम हो गए कि अलग अलग इनमें हवाओं की या समदाब रेखाओं के बीच का जो गैप है या हवाओं की गति क्या है, उसके आधार पर हमने इसका नामकरण कर दिया है। लेकिन जैसे ही हम चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन का नाम ले रहे हैं और एक बहुत तूफ़ानी मौसम या जो बहुत ज़्यादा विनाश कर रहा है, ये जो है ये हमारी कल्पना में आ जाता है। तो ये वही चक्रवात हैं जो बहुत ज़्यादा विनाशकारी या तूफ़ानी मौसम जो है वो लेकर आते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब ये तूफ़ानी मौसम क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि इनमें जो दाब का अंतर है, ये दाबांतर लगभग 80 से 120 मिलीबार के बीच में या मध्य में होता है। जब 80 से 120 मिलीबार का दाब का अंतर है तो हवाएं बहुत तेज गति से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर वाले स्थान को भरने के लिए बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। तो नेचुरली है कि ये एक तूफ़ानी मौसम को लेकर आएंगी
या और जब हवा बहुत तीव्र गति से चल रही है तो अपने साथ सारी चीज़ों को वो उड़ाकर ले जाएगी। अब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के भी अलग अलग प्रकार हैं जो हम सुने हुए हैं। जैसे हमारे हिंद महासागर में इसे हम चक्रवात के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के तट पर हम इसे विली विली के नाम से जानते हैं, दक्षिणी चीन सागर में हम इन्हें हरिकेन के नाम से बुलाते हैं, या संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर हम इसे टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। और टॉर्नेडो के विषय पर हमने अभी चर्चा भी की थी कि सर्वाधिक विनाशकारी और सबसे ज़्यादा तूफ़ानी मौसम, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाने वाला जो चक्रवात है वो टॉर्नेडो है। उसके बाद फिर हरिकेन का नंबर आता है। तो ये तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अलग अलग प्रकार हैं कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है, और इसमें होने वाले विनाश या जो हानियां हैं, जान माल का जो होने वाला जो नुकसान है वो भी अलग अलग है, कम ज़्यादा मात्रा में। अब हम ये देख लेते हैं, इनका व्यास जो है वो तो कम होता है, लगभग शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का हमने देखा था कि 1600 से 3200 किलोमीटर का, और इसमें हम देखते हैं कि 100 से लगभग 150 किलोमीटर का व्यास होता है इन चक्रवातों का, और ऊंचाई जो है वो लगभग 12 किलोमीटर होती है। चूँकि हमने अभी देखा कि ये संवहन की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर क्षोभ मंडल जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है, लगातार सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं, और फिर इसमें महासागरों का जो तापमान है वो अधिक होता है, और लगातार संवहन की प्रक्रिया होती है, हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं। तो ये संवहन की प्रक्रिया पर आधारित होने के कारण इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंध में होने के कारण इनकी ऊंचाई या हाइट भी जो है वो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास होता है। अब हम ये देखते हैं कि एरिया जो है वो शीतोष्ण चक्रवातों से छोटा होता है, ये कुछ हजार वर्ग किलोमीटर तक ही फैले होते हैं, और हमने शीतोष्ण चक्रवात में देखा था कि ये कई लाख वर्ग किलोमीटर तक फैले थे। अब हम ये देखते हैं इसमें गति जो है वो लगभग आपके 60 से 120 किलोमीटर की जो है वो गति होती है, कभी कभी तो 200 किलोमीटर की भी गति होती है इन चक्रवातों में हवाओं की। आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम इन चक्रवातों पर बैठ गए तो हम लगभग 1 घंटे में 120 किलोमीटर पार कर जाएंगे, और जहाँ पर 200 किलोमीटर की गति हो रही है तो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा इन हवाओं की गति होती है, और लगभग 400 किलोमीटर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे हमने बात की थी टॉर्नेडो की, तो इनकी गति तो लगभग 4 से साढ़े 400 किलोमीटर तक होती है। मतलब 1 घंटे में ये जो चक्रवात हैं वो 4 से साढ़े 400 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाते हैं। और हमने अभी चर्चा की थी कि इसीलिए हम इसकी गति का एग्जैक्ट अंदाज़ा जो है, फिक्स अनुमान जो है वो इसलिए नहीं लगा सकते कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं मौसम विज्ञानियों के द्वारा वो कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। आप सोच सकते हैं कि घर के घर ये उखाड़ कर ले जाए जाते हैं इन चक्रवातों के द्वारा। तो गति इनकी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें दाब का अंतर बहुत अधिक होता है, और ये महासागरों के पश्चिमी भागों में ही व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण यहीं पर ये उत्पन्न होते हैं। और हम फिर से इसमें रिपीट कर लेते हैं कि ये चूँकि संवहन की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं, इसलिए लगातार इनको ऊष्मा जो है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा से इन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये चक्रवात जैसे ही किसी महाद्वीप के तटीय क्षेत्र पर टकराते हैं या इनके स्थान पर कोई जेट हवाओं के रास्ते पर ये आ गए तो उसी पर ये इनकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होकर ये तुरंत समाप्त हो जाते हैं। में मौसम का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। जैसा हमने शीतोष्ण चक्रवात में देखा था कि उष्ण वाताग्र आएंगे, धीरे धीरे वर्षा होगी, फिर मौसम साफ हो जाएगा, शीत वाताग्र आएंगे, कपासी वर्षी मेघ छाएंगे। तो चूँकि इसमें किसी भी ये वाताग्र जनन की प्रक्रिया पर आधारित नहीं है, इसलिए हम इसमें मौसम का पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता है, और ये अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। और इन चक्रवातों के ठीक विपरीत प्रति चक्रवात होते हैं। प्रति चक्रवात के केंद्र में
हाई प्रेशर उच्च दाब होता है, और बाहर की तरफ जब हम जाते जाएंगे तो वहाँ पर लो प्रेशर या निम्न दाब का केंद्र होता है। इसलिए हवाएं जो हैं वो केंद्र से बाहर की तरफ मूव करती हैं, मतलब हवाओं में अवतलन की प्रक्रिया होती है। जब हवाएं वर्टिकल मूवमेंट कर कर अवतलन कर रही हैं तो इसमें मौसम जो है वो हमको साफ मिलता है। तो ये हो गई चक्रवातों की बात। आपको एक प्रैक्टिकल करके देखना होगा कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जो भी चक्रवात आए हैं, उन चक्रवातों के नाम और उन्होंने किन तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया है, ये आप इसको अपने प्रैक्टिकल रूप में करके रख सकते हैं। इसमें आपको बोर्ड के हिसाब से ये तैयार करना होगा कि हो सकता है आपको पूछा जाए कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या अंतर है, ये दोनों कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, या सिर्फ शीतोष्ण चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, इनके मौसम पर प्रभाव, या यही जो क्वेश्चन है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। और अभी वर्तमान समय में कौन से चक्रवात आए हैं, इनकी हवाओं की गति क्या थी, इन चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है और इसने किन तटों को सर्वाधिक प्रभावित किया है।